एक्सप्लेन वाला सिनेमा प्रेजेंट। सभ्यता पहले जैसी नहीं रही। हजारों साल पहले हुए 60 मिनट वॉर ने दुनिया को ऐसे चीर कर रख दिया कि इंसान को जिंदा रहने के लिए नई तरकीबें निकालनी पड़ी। शहर अब स्थिर नहीं रहे, वो पहियों पर चढ़कर विशालकाय मशीनों में बदल गए जो एक दूसरे को निगलते हुए जमीन पर तोड़ते हैं। इस तबाह हो चुकी धरती पर अब म्यूनिसिपल डार्विनिज्म का राज चलता है, यानी बड़ा शहर छोटे शहर को खा जाता है। ऐसे ही एक दिन लंदन नाम का चलता फिरता वहां शहर पीछा कर रहा होता है एक छोटे से खदान शहर का। दौड़ती हुई मशीनें, उड़ती हुई धूल और गरजते हुए पहिए, लंदन आखिरकार उस शहर को पकड़ लेता है और पूरा का पूरा निगल जाता है। यही लंदन की ताकत है, वो दूसरे शहरों को हजम करता है, उनके संसाधनों को चूस लेता है और लोगों को बंदी बना लेता है। पेड़ के बीच एक लड़की है, चेहरा आधा नकाब से ढका हुआ, चाल में गुस्सा है, आंखों में आग। उसका नाम है हेस्टर शॉ और वो आई है सिर्फ एक मकसद से, थैडियस वैलेंटाइन को मारने। वही आदमी जिसने उसकी माँ को मौत के घाट उतार दिया था। लंदन के अंदर वैलेंटाइन का भव्य स्वागत हो रहा है। वो है एक हीरो की तरह पुरानी सभ्यता का शोध करता, पब्लिक फिगर और राजनीतिक ताकत का प्रतीक। लेकिन वैलेंटाइन के दिखावे के पीछे छुपा है एक खौफनाक इंसान जो किसी भी हद तक जा सकता है। हेस्टर जब मौका पाकर उस पर हमला करती है तो एक नौजवान बीच में आ जाता है, टॉम नैट्सवर्थ, म्यूजियम में काम करने वाला सीधा साधा लड़का जिसे इतिहास से लगाव है। वो हेस्टर को पकड़ लेता है, लेकिन जब वो हेस्टर के मुंह से उसके अतीत की बातें सुनता है तो चौंक जाता है। हेस्टर कहती है कि वैलेंटाइन ने उसकी माँ को मारा था और उसके पास एक नक्शा था, एक रहस्य जो दुनिया को दोबारा तबाह कर सकता है। टॉम ये सब समझ भी नहीं पाता कि वैलेंटाइन खुद आ जाता है और बिना किसी झिझक के टॉम को लंदन की चलती हुई मशीन से धक्का दे देता है। टॉम अब लंदन से बाहर गिर चुका है और हेस्टर, दो लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, अब इस वीरान उजड़े हुए संसार में अकेले छोड़ दिए गए हैं। रेगिस्तान जैसी इस नई दुनिया में न तो छत है न खाना, चारों ओर बंजर जमीन, टूटी फूटी मशीनें और लुटेरों का डर। टॉम के लिए ये सब किसी पूरे सपने से कम नहीं, लेकिन हेस्टर के लिए ये रोज की जिंदगी है। वो अपने जख्मों के साथ जीना सीख चुकी है। उसकी आंखें बार बार उस एक पल पर अटक जाती हैं जब उसने अपनी माँ को खोया था और जब वैलेंटाइन ने उसके सामने सब कुछ छीन लिया था। हेस्टर और टॉम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। टॉम को लगता है हेस्टर बहुत सख्त, लेकिन भीतर से वो टूटी हुई है, और हेस्टर को लगता है कि टॉम बहुत मासूम है लेकिन उसमें हिम्मत है। उधर लंदन में वैलेंटाइन अपने अगले प्लान पर काम कर रहा है। उसकी निगाहें हैं एक प्राचीन हथियार पर, मेडुसा। ये कोई आम हथियार नहीं बल्कि ऐसा पीयू सिस्टम है जो एक सेकंड में शहर को राख बना सकता है। और वैलेंटाइन ने उसकी तकनीक को फिर से जिंदा कर दिया है। जहाँ शहर एक दूसरे को खा रहे हैं और मशीनें ही भगवान बन चुकी हैं, अब वहाँ कुछ लोग अब उम्मीद की लौ जलाए हुए हैं। लेकिन जब दुश्मन इतना ताकतवर हो कि वो शहरों को ही उड़ा सकता है, तब ये उम्मीद कितनी देर टिक पाएगी। रेगिस्तान के बीचों बीच टॉम और हेस्टर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। खाना नहीं, पानी नहीं, और लंदन से दूर किसी अनजान दिशा। मगर इस बंजर दुनिया में सिर्फ भूख प्यास का डर नहीं है, एक और खौफनाक साया है जो हेस्टर का पीछा कर रहा है। एक अजीब और डरावना शख्स जो इंसान नहीं लगता। वो है श्राइक, एक मरे हुए आदमी का मशीन में बदला गया वर्जन, मांस और लोहे का मिश्रण। उसकी आंखें चमकती हैं, चाल भूतों जैसी, और मकसद सिर्फ एक हेस्टर को पकड़ना। सालों पहले जब हेस्टर एक मासूम बच्ची थी तब श्राइक ने ही उसे पाला था, लेकिन अब वो उसे ढूंढ रहा है क्योंकि उसने वादा किया था वो हेस्टर को भी अपनी तरफ बनाते भी, एक डेडली मशीन इंसान। और हेस्टर ने ये वादा तोड़ दिया। टॉम को अब हेस्टर की जिंदगी के और भी कई राज पता चलते हैं। वो जानता है कि हेस्टर की माँ पैंडोरा शॉ कोई आम महिला नहीं थी, वो एक इतिहासकार थी जो प्राचीन तकनीकों के राज्य ढूंढ रही थी, और उसी खोज में उसे मिला था मेडुसा सिस्टम का ब्लूप्रिंट। यही वजह थी कि वैलेंटाइन ने उसे मारा और अब वही मेडुसा उसके कब्जे में है। हेस्टर और टॉम को रास्ते में मिलते हैं कुछ स्काई पायरेट्स जो उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन भाग्य से उनकी मुलाकात होती है अन्ना फैंग से, एक तेज तर्रार तलवार चलाने वाली फ्लाइंग जहाज की कैप्टन। अन्ना फैंग किसी समय में वैलेंटाइन की दुश्मन, और अब भी उसका मकसद है उसे रोकना।
अन्ना दोनों को अपने जहाज पर लेकर उड़ती है। वहां टॉम पहली बार आसमान से दुनिया को देखता है, उजड़े हुए मैदान, तबाह हुए शहर और चलते फिरते लोहे के नगर। लेकिन उसे ये भी एहसास होता है कि लंदन अब कोई आम शहर नहीं रहा, वो एक जंग का हथियार बन चुका है। और वैलेंटाइन की नजरें अब शांति के शहर शांकू वर्ल्ड पर है, वो एकमात्र शहर जो अभी भी स्थिर है और तकनीक से चलने वाली दुनिया का विरोध करता है। उधर लंदन में वैलेंटाइन ने मेडुसा सिस्टम को पूरी तरह तैयार कर लिया है, एक विशालकाय ऊर्जा बीम मशीन जो एक झटके में किसी भी शहर को राख बना सकती है। और अब उसका प्लान है शांगू वर्ल्ड को मिटा दे। हेस्टर का गुस्सा अब और बढ़ चुका है। उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वो वैलेंटाइन को मारकर अपना बदला पूरा करे या पूरी दुनिया को उस तबाही से बचाए जो कभी उसकी मां रोकना चाहती थी। और अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रही, अब टॉम भी इसमें उसके साथ खड़ा है। और इससे पहले कि वो शांगू वर्ल्ड पहुंचे, स्ट्राइकर धमकता है, मशीन की तरफ भागता हुआ, सब कुछ तोड़ता फोड़ता हुआ मन्ना फैन के जहाज को निशाना बनाता है। उसके हाथ में सिर्फ एक मकसद है, हेस्टर। मगर इस बार हेस्टर उससे नहीं डरती, वो उसे रोकती है, लड़ती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका नाम लेती है। उसे वो बच्ची याद आती है जिसे उसने पाला। वो एक पल के लिए इंसान बन जाता है और खुद को खत्म कर देता है। एक मशीन जो हारा नहीं बल्कि इंसानियत के एहसास से चुपचाप मिट गया। हेस्टर टूटी सांसों के साथ गिरती है, लेकिन पहली बार उसे लगता है शायद अब उसे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। तो हेस्टर और अन्ना अब तय करते हैं वैलेंटाइन को रोका जाएगा, चाहे उसके लिए आसमान से जंग क्यों न छेड़नी पड़े। लंदन अब धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहा है जहां कोई युद्ध की उम्मीद नहीं कर रहा। शांगू वर्ल्ड एक ऐसा शहर जो पहियों पर नहीं दौड़ता बल्कि अब भी जमीन पर स्थिर खड़ा है। शहर की दीवारें ऊंची हैं, तकनीक मजबूत है और लोगों को भरोसा है कि कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। लेकिन वैलेंटाइन की नजरों में ये दीवारें सिर्फ एक रुकावट है जिसे वो मेडुसा की मदद से एक झटके में मिटा देना चाहता है। अन्ना फैंग, टॉम एंड हेस्टर अपने उड़ने वाले जहाज से खतरनाक मिशन पर निकलते हैं, लंदन के भीतर घुसने के लिए। ये आसान नहीं है। लंदन अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक किला बन चुका है, चारों ओर तोपें, मशीन गने और गश्त लगाते पहरेदार। लेकिन अन्ना जानती है कि वैलेंटाइन को सिर्फ गोलियों से नहीं हराया जा सकता, उसकी चालाकी और तकनीक को तोड़ने के लिए उसकी कमजोरी को निशाना बनाना होगा। उड़ते हुए जहाज के नीचे दौड़ता हुआ लंदन अब मौत का महल लगता है। टॉम अपने बीते दिनों को याद करता है जब वो म्यूजियम में इतिहास के टुकड़े इकट्ठा करता था। उसे अंदाजा नहीं था कि वो खुद एक दिन इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। हेस्टर अब और ज्यादा शांत और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। उसके पास वैलेंटाइन का सामना करने का आखिरी मौका है। उसे पता है कि अगर वो अब चूकी तो सब खत्म हो जाएगा, ना बदला मिलेगा, ना इंसाफ और शायद न ही दुनिया बचेगी। लंदन में वैलेंटाइन का भाषण गूंजता है। वो लोगों को समझाता है कि शांगू वर्ल्ड मानवता के विकास को रोक रहा है, कि उसे मिटा देना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। लेकिन हकीकत में वो सिर्फ अपने अतीत को छुपा रहा है। वो पेंडोरा शो की हत्या, मेडुसा की चोरी और अपनी बेटी से छूट, हाँ उसकी बेटी कैथरीन वैलेंटाइन, उसे अब धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होने लगा है। वो देख रही है कि उसके पिता के नाम के पीछे कितना खून छुपा है। और जब उसे अपनी माँ की डायरी मिलती है तो हर परत खुलने लगती है। उसमें दर्ज है वो सारी बातें जो वैलेंटाइन ने सबसे छुपाई थी, मेडुसा का खतरनाक सच और पेंडोरा की मौत का असली कारण। दूसरी तरफ टॉम, हेस्टर और अन्ना लंदन के इंजन रूम तक पहुंच जाते हैं। अन्ना को पता है कि मेडुसा को बंद करने का एक ही रास्ता है, मुख्य ऊर्जा लाइन को उड़ाना। लेकिन इससे पहले कि वो बम सेट कर सके, सुरक्षा दस्ते हमला कर देते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है, बंदूकों की गूंज, धुएं की दीवारें और हर तरफ भगदड़। अन्ना अकेले उन सब से भिड़ जाती है ताकि टॉम और हेस्टर आगे बढ़ सके। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती है और एक एक कर दुश्मनों को गिराती जाती है। लेकिन जब वैलेंटाइन खुद आकर उसके सामने खड़ा होता है तो मुकाबला बदल जाता है। दोनों आमने सामने, एक तलवार लिए, एक पिस्टल के साथ। अन्ना अपनी आखिरी सांस तक लड़ती है, लेकिन वैलेंटाइन उसे गोली मार देता है। अन्ना गिर जाती है, लेकिन उसने वक्त खरीद लिया होता है। टॉम और हेस्टर अब मेडुसा के कंट्रोल रूम के बेहद करीब पहुंच चुके होते हैं। लंदन अब शांगू वर्ल्ड की सीमा पर आ चुका है। शहर की दीवारें कांपने लगती हैं और लोग ऊपर आसमान की तरफ देखने लगते हैं जहां से मौत की किरणें गिरने वाली है।
मेडुसा का सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं। टॉम पहली बार खुद को युद्ध के बीच में पाता है, लेकिन अब वो भागता नहीं, लड़ता। और ठीक इसी मोड़ पर हेस्टर का सामना होता है एक बार फिर वैलेंटाइन से। मेडुसा की ऊर्जा पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी है। विशाल बीम डिवाइस लंदन के हृदय धक रही है और उसकी शक्ति शांगू वाल्ड की शांत दीवारों की ओर केंद्रित है। वैलेंटाइन का चेहरा इस समय किसी विजेता जैसा दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में छुपी वो सनक अब खुलकर झलक रही है। इसी बीच टॉम और हेस्टर कंट्रोल चेंबर तक पहुंच चुके हैं। मशीनें गरज रही हैं, सिस्टम फुल पावर पर है और चारों ओर गर्मी इतनी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हेस्टर की आंखें अब सिर्फ एक चीज पर टिकी है, उस इंसान पर जिसने उसकी मां को हारा। वो दरवाजा खोलती है और वैलेंटाइन उसके सामने खड़ा होता है, सालों बाद आमने सामने। वैलेंटाइन के हाथ में तलवार है और हेस्टर के दिल में ज्वाला। दोनों एक पल तक बिना बोले एक दूसरे को कुड़ते हैं और फिर शुरू होती है एक ऐसी भिड़न जहाँ तलवारें चलती हैं, दर्द बोलता है और पुरानी चीखें जिंदा हो उठती है। कैथरीन ने पहले ही डायरी में पढ़ लिया था कि मेडुसा की एक कमजोरी है उसका कूलिंग सिस्टम। अगर उसे बंद कर दिया जाए तो पूरी मशीन अपने ही वजह से ढह जाएगी। हेस्टर और वैलेंटाइन की लड़ाई अब अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है। वैलेंटाइन तेज है, चालाक है और प्रशिक्षित भी, लेकिन हेस्टर के पास है एक जिद अपनी माँ के लिए, अपने अतीत के लिए और उन सब के लिए जो इस तबाही से बचाए जा सकते हैं। एक घातक वार के बाद हेस्टर जमीन पर गिरती है, लेकिन तभी वो अपनी छुपी हुई छोटी प्लेट निकालती है और सीधा वैलेंटाइन के पेट में घुसेड़ देती है। वैलेंटाइन हक्का पक्का रह जाता है, उसकी तलवार गिरती है और वो दीवार के सहारे पीछे लुढ़क जाता है। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और वो हेस्टर की ओर देखकर कुछ बोलने की कोशिश करता है, शायद माफी मांगने का एक शब्द या खुद को सही साबित करने की आखिरी कोशिश। लेकिन हेस्टर बस उसकी आंखों में देखकर कहती है, मेरी माँ को तुमने मारा था, अब तुम्हारी बारी थी। दूसरी तरफ टॉम आखिरकार सिस्टम को ओवरलोड कर देता है। पूरी मेडुसा मशीन चिंगारी छोड़ने लगती है, स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, अलार्म बज रहे हैं। कैथरीन लंदन की ऊपरी पोस्ट पर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और अचानक उसे समझ आता है कि उसका पिता, जिसकी वो इज्जत करती थी, असल में एक आतंक का स्रोत। मेडुसा एक जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। पूरी मशीन आग के गुब्बार में बदल जाती है और उसका ऊर्जा बीम आधा ही निकलकर लंदन के ऊपरी हिस्से को निकल जाता है। शांगू वाल्ड बच जाता है, लेकिन लंदन अब खुद डूबने लगा है। शहर की चेनें छूटती हैं, इंजन बंद होते हैं और पूरा नगर एक खंडहर में बदलने लगता है। टॉम और हेस्टर अब वहां से भागने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ गिरती हुई धातु, उखड़ते हुए पिलर और चिल्लाते लोग। वो बुरी तरह घायल हैं, लेकिन उन्हें अन्ना फैंग का जहाज दिखता है जो दूर से अभी भी हवा में झूल रहा है। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ओर भागते हैं। वहीं कैथरीन भी अब घुटनों पर बैठ चुकी है। उसे सब कुछ साफ दिख रहा है, उसका बचपन का भ्रम, उसका पिता और उस शहर की सच्चाई जिसे वो अब तक गौरव समझती थी, और शायद पहली बार वो सच्चे अर्थ में आजाद महसूस करती है। टॉम और हेस्टर आखिरकार जहाज तक पहुंच जाते हैं। पीछे लंदन अब चलता हुआ एक अतीत बन चुका है, एक ऐसा यंत्र जो खुद के घमंड में फट गया। जहाज हवा में ऊंचा उठता है और टॉम खिड़की से नीचे देखता है। एक दुनिया जो पहले बर्बादी का खेल थी, अब शायद एक नई शुरुआत की तलाश में है। लंदन अब राख हो चुका है। सदियों से घूमता चलता शहर अब थम गया है। इंजन शांत है और कर्व से भरे पहियों की जगह अब मलबे और टूटे सपनों ने ले ली है। टॉम और हेस्टर अन्ना फैंग के जहाज में बैठे हैं। टॉम उसके पास बैठता है। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उनकी चुप्पी में एक गहरा संवाद होता है। तभी जहाज में एक हलचल होती है। कैथरीन और बाकी बचे लोग जो लंदन से बाहर निकले थे, अब नए शिविर की तलाश में हैं। कैथरीन अपनी डायरी बंद करती है। उसके आखिरी शब्द हैं, हमने देखा कि कैसे तकनीक जब लालच के साथ मिलती है तबाही बन जाती। शांगू वार्ड में अब शांति है। वहां की दीवारें पहले जैसी ठंडी नहीं रही, अब वे धीरे धीरे खोल दी जा रही हैं, बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए, साझा करने के लिए।
मॉर्टल इंजन्स खत्म होता है, लेकिन सवाल यही रहता है, क्या हम सीखेंगे या फिर वही गलती फिर से दोहराएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी।